Hello students, welcome to E-class of Political Science. My name is Rohtas Kumar, Head of the Department Political Science, Government College for Girls, चीका कैथल। आज का जो हमारा विषय है मौलिक अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं। तो हम आज मौलिक अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो पढ़ेंगे। इससे पहले जो हम अभी तक जो कर चुके हैं वो भारत के संविधान में दिए गए जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें हमें 6 प्रकार के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीजन को दिए गए हैं, जिनमें हमने आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सभी अधिकारों के ऊपर चर्चा की थी, जिनमें मैंने आपको बता दिया था कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो हमारा आर्टिकल 23 और 24 के अंदर है। उसके बाद हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। उसके बाद हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर है। उसके बाद हमने बात करी थी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो हमारे देश का जो संविधान है वो उसकी बात आर्टिकल 32 में करता है। तो अभी तक हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर चुके हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं, तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकारों की क्या फीचर्स है उसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो जो पहली फीचर है मौलिक अधिकारों की लिखा है जैसे कि इलैबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स। जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो हमारे देश का संविधान है उसके अनुसार जो मौलिक अधिकारों की पहली विशेषता है, मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा विस्तृत और जटिल है। विस्तृत क्यों है हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार? तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो मौलिक अधिकार है प्रत्येक मौलिक अधिकार की विस्तार से व्याख्या की गई है। अगर हम मौलिक अधिकारों के बारे में देखें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ये दिए गए हैं, ये कुल मिलाकर 24 अनुच्छेद हैं। तो कहने का भाव है कि इनकी जो विस्तृत व्याख्या है हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो करता है। मौलिक अधिकार विस्तृत है और जटिल है। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो जटिल भी हैं, क्योंकि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मौलिक अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध भी लगाता है। खुली जो स्वतंत्रता है वो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नागरिकों को नहीं देता। हमारे संविधान में के आर्टिकल 19 में अनेक प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो हमारे सिटीजन को मिली हुई है, और उन स्वतंत्रताओं के ऊपर प्रतिबंध भी हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लगाता है। तो स्पष्ट है हमारे देश का जो फंडामेंटल राइट है उनकी जो पहली विशेषता है कि मौलिक अधिकार हमारे जटिल भी हैं और विस्तृत भी हैं। आगे हम अगली फीचर के बारे में बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। दूसरी जो फीचर है रेस्ट्रिक्शन ऑन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंटल अथॉरिटी। हमारे जो संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार है उनकी जो दूसरी विशेषता है जो ये सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनके ऊपर जो ये प्रतिबंध लगाते हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि जैसे आर्टिकल जो 18 है हमारे देश का वो सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी सरकार शिक्षा और सेना के सिवा और कोई उपाधि है वो सरकार नहीं दे सकती। इसके अलावा भी सरकार के ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध है वो मौलिक अधिकारों में लगाए गए हैं। हमारे देश की सरकार किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, अनेक ऐसे आधार हैं जिन पे किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव है वो नहीं कर सकती है। तो ये जो मौलिक अधिकार है उनके ऊपर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। अगली जो फीचर है हमारे मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, तीसरी फीचर है राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो मौलिक अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि हमारे देश में जो मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उनके ऊपर
रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। पर जितनी भी स्वतंत्र, चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है या फिर समानता दी गई है, जितने भी ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं उनके ऊपर प्रतिबंध है वो लगाया गया है, रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। हमारे देश में जैसे नागरिकों को बोलने की आज़ादी दी गई है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्वतंत्रता दी गई है, कोई भी संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन हम जब आर्टिकल को इनको पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हर स्वतंत्रता के ऊपर वो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता दी गई है, कानून के समान संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल जो 15 है, किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है नागरिकों के साथ नहीं किया जा सकता। 19 में भिन्न भिन्न प्रकार की जो ये स्वतंत्रता है, इनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता, हमारी जो सार्वजनिक व्यवस्था है उसको लेकर इन जो स्वतंत्रताएं हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। इस करके जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल जो राइट्स है उसमें स्पष्ट कहा गया है, राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। तो अगली जो हमारी फीचर है मौलिक अधिकारों की, उसमें स्पष्ट कहा गया है डिस्टिंक्शन बिटवीन सिटीजन एंड अलाइन। जो मौलिक अधिकार है वो हमारे देश में, हमारे देश के नागरिकों और विदेशियों में अंतर करते हैं, डिस्टिंक्शन करते हैं। अगर हम देखें, जैसे हमारे देश में नागरिकों को कानून के समक्ष समानता दी गई है। कानून के जो समक्ष समानता दी गई है यह तो हमारे देश के नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। लेकिन जैसे हमारा आर्टिकल जो 19 है, 19 में हमें जो स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है वह हमारे देश के नागरिकों को मिला हुआ है, लेकिन वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि विदेशी भी जो संविधान है उनके देशों के संविधान में भी दूसरे नागरिकों को ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। तो इस करके जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मौलिक अधिकारों की फीचर है डिस्टिंक्शन बिटवीन सिटीजन्स एंड अलाइन, नागरिकों और विदेशियों में भेद इसके अंदर किया गया है। अगले जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनकी जो अगली विशेषता है नो राइट्स आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पष्ट कर दिया गया है, भारत का जो संविधान है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है जो भी मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को मिले हुए हैं वो केवल और केवल संविधान के तहत मिले हुए हैं। संविधान के बाहर उन्हें किसी प्रकार का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। जो संविधान में हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, जैसे हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, हमें वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, लेकिन और कोई अन्य मौलिक अधिकार है हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको प्राप्त नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँगा, जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को प्राकृतिक अधिकार भी मिले हुए हैं। संविधान में उनको मौलिक अधिकार भी मिले हैं और उनको प्राकृतिक अधिकार भी मिले हैं। वहाँ का जो न्यायाधीश है फैसला देते वक्त प्राकृतिक अधिकारों को भी ध्यान में रखता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारे देश के जो न्यायाधीश हैं, अगर कोई केस उनके समक्ष आता है तो केवल और केवल वो मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर फैसला देते हैं। कोई प्राकृतिक अधिकार हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको प्राप्त नहीं है। तो ये क्लियर है। अगली जो फीचर है मौलिक अधिकारों की, लिखा है इफेक्ट ऑन प्राइवेट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जो साधारण नागरिक हैं और जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, जो मौलिक अधिकार हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। ये मौलिक अधिकार केवल और केवल सहकारी संस्थाओं के लिए नहीं है कि सहकारी संस्था किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर अतिक्रमण करती है तो वो न्यायालय के अंदर जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारे जो साधारण व्यक्ति हैं उनको भी मौलिक अधिकार प्रभावित करते हैं। जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 15 में लिखा है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, अन्य किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल सरकार के लिए, सरकार ऐसा नहीं कर सकती। अगर कोई सिटीजन भी ऐसा करता है तो उसके भी खिलाफ हम मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए आर्टिकल जो 32 है और आर्टिकल 226 है उनके तहत कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। तो ये सभी को प्रभावित करते हैं, ये मौलिक अधिकारों की विशेषता है। अगली विशेषता सस्पेंशन ऑफ राइट्स। हमारे देश में जो ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं
वो सस्पेंशन किए जा सकते हैं, अर्थात स्थगित किए जा सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है कि जो मौलिक अधिकार हैं हमारे समाप्त किए जा सकते हैं? मान लो हमारे देश का किसी अन्य देश के साथ युद्ध चल रहा है, हमारे देश के ऊपर बाहरी आक्रमण हो जाता है, शस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या है कि वहाँ मौलिक जो अधिकार है वो नागरिकों के समाप्त किए जाते हैं। तो ऐसा स्पष्ट रूप में कहा गया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर बाहरी आक्रमण हमारे देश के ऊपर होगा तो नागरिकों का जो स्वतंत्रता का अधिकार उनको मिला हुआ है आर्टिकल 19 के तहत, उसको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अब क्या है कि जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके अलावा हमारे जो आर्टिकल 20 और 21 है, जो जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो उनको भी जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है आर्टिकल 359 के तहत उसको सुरक्षा प्रदान की गई है कि हमारे देश पर अगर कोई बाहरी आक्रमण भी होता है तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से नागरिकों को वंचित नहीं किया जा सकता, केवल और केवल उनको कानूनी प्रक्रिया के तहत ऐसा किया जा सकता है। तो कानूनी प्रक्रिया का मतलब है कि हमारे देश की संसद को ऐसी विधियां बनाने का तो अधिकार है, लेकिन वो आर्टिकल 20 और 22 का उल्लंघन न करती हो। तो सस्पेंशन ऑफ राइट कहने का भाव है ये सस्पेंड किए जा सकते हैं संकट काल में मौलिक अधिकार। अगले जो फीचर है हमारे देश के में जो मौलिक अधिकार हमारे नागरिकों को मिले गए हैं, जो हमारे जीवन में व्यक्तिगत हमारी अगर नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आगे उनके ऊपर बात कर ले हैं। उनकी जो क्या फीचर है आगे है लिखा है, पार्लियामेंट पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। हमारे देश की जो संसद है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये मौलिक अधिकारों की एक अन्य फीचर है। तो हमारे देश की जो संसद को व्यापक अधिकार दे दिए गए हैं कि वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। 1967 में मैं बात करूं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का एक केस था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन दिया था 6-5 के बहुमत से, जिसमें स्पष्ट कर दिया था कि जो संसद है उसको अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार और संविधान में संशोधन करने की उसको जो शक्ति है वो नहीं है। वो 1967 में गोलकनाथ केस में ऐसा स्पष्ट कर दिया था। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ, 1971 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 24th अमेंडमेंट किया गया, जिसमें कहा गया संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों सहित पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन उसके बाद देखें तो 1973 में केशवानंद भारती का मामला आता है। अभी हाल में ही जो केशवानंद भारती है 6 सितंबर को उनकी जो डेथ है वो हो गई है। वो उनका जो मामला है केशवानंद भारती का, जो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे प्रभावित करता है, 1973 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को वो मामला किस प्रकार से प्रभावित करता है वो बात जानते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि 1967 में गोलकनाथ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था 11 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के द्वारा कि संसद जो संविधान में संशोधन नहीं कर सकती और वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन 73 में इस केस में एक डिसीजन दिया गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय पीठ ने डिसीजन दिया और उसमें स्पष्ट रूप में कहा कि संसद है जो मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जिसमें हमारे संविधान का मौलिक ढांचा भंग होता है ऐसा संशोधन संसद नहीं कर सकती। ये हमारे देश के जो मौलिक अधिकार हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी विशेषता है। अब प्रोविजन क्या है, संसद है वो संशोधन तो कर सकती है लेकिन कोई ऐसा संशोधन नहीं करेगी जिसमें हमारे संविधान का मौलिक ढांचा भंग हो। यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने मौलिक ढांचा की विस्तृत जो व्याख्या नहीं की है। अगली फीचर की बात मौलिक अधिकारों की करें, नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट। हमारे देश में जो नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिले हैं वो सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी हैं। अगर हम नकारात्मक की बात करें, जो नकारात्मक अधिकार क्या होते हैं, नकारात्मक अधिकार, नकारात्मक का मतलब है ये सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं, सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध। जैसे नकारात्मक अधिकारों की बात करूं
जैसे आर्टिकल 18 में स्पष्ट लिखा है कि राज्य सरकार शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि के सिवा कोई अन्य उपाधि है वो नागरिकों को नहीं दे सकती। ये सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध है। अगर अगली बात करें तो आर्टिकल 15 में लिखा है कि हमारे देश की जो सरकार है नागरिकों के साथ धर्म, जाति, लिंग, वर्ग किसी भी आधार पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। तो ये हमारे नकारात्मक अधिकार है। अगर हम सकारात्मक अधिकारों की बात करें तो हमारे देश में जैसे अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, अनटचेबिलिटी का। तो इसमें क्या है कि हमारे देश के नागरिकों को सामाजिक जो समानता है हमारे देश में किसके द्वारा आई है, आर्टिकल 17 के द्वारा समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है नागरिकों को नेगेटिव राइट भी देता है और पॉजिटिव राइट भी देता है। ये हमारे देश में क्या है, मौलिक अधिकारों की एक फीचर है। अगली विशेषता की बात करते हैं। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकारों की अगली जो विशेषता है, राइट्स आर जस्टिसिएबल। स्पष्ट है, लिखा हुआ जस्टिसिएबल है यानी न्याय योग्य है। हमारे देश का जो संविधान है वो केवल मौलिक अधिकारों की व्यवस्था ही नहीं करता अपितु इसकी रक्षा की व्यवस्था भी करता है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति आर्टिकल 32 और 226 के तहत वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है और उस व्यक्ति को न्याय मिलेगा। अगर हमारे देश की जो संसद है और या कार्यपालिका है कोई ऐसा आदेश जारी करती है जिसमें व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके मौलिक अधिकारों की जो रक्षा है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। लिखा है राइट्स आर जस्टिसिएबल, न्याय योग्य है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। ये संविधान ने स्पष्ट कर दिया है। तो ये मौलिक अधिकारों की विशेषता है। अगर हम फीचर की बात करें मौलिक अधिकारों की, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे देश में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन कर दिया गया है जो मौलिक अधिकार है उनको लागू करवाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है। तो बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग नंबर जो 3 है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनको लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होगा तो वो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। यह हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकारों की विशेषता है। तो अगली विशेषता है राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। हमारे देश की जो सशस्त्र सेना है उसके जो मौलिक अधिकार है वो स्थगित किए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमारे देश की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सेना के ऊपर है। तो हमारे देश की संसद को क्या अधिकार प्राप्त है, वो मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकती है हमारे देश की संसद। तो हमने आज मौलिक अधिकारों की जो विशेषताएं पढ़ी हैं और विस्तार पूर्वक हमने मौलिक अधिकारों की जितनी भी विशेषताएं हैं उनके ऊपर चर्चा की है। तो आशा करते हैं कि आपको जितनी भी फीचर आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर थी वो मैंने आपको अच्छे से बता दी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।